नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट का 5th लेसन पढ़ेंगे। यह लेसन हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेसन का टॉपिक हम सभी का फेवरेट है। लेसन का नाम है गोवा, जैसा मैंने देखा। तो स्टूडेंट्स, दुनिया में शायद ही या फिर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें घूमना पसंद ना हो, और जब गोवा घूमने जाने की बात हो तो कोई भी मना नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही एक बार लेखक गोवा घूमने गए थे और वहाँ जाने के बाद उन्होंने गोवा में जो बातों को अनुभव किया, उन बातों को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा हुआ है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आज हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद इस लेसन को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। गोवा, जैसा मैंने देखा। इस पाठ के लेखक का नाम विनय शर्मा है। इनका जन्म 1973 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। लेखक विनय शर्मा ज़्यादातर जो भी लेखन कार्य करते हैं वह उनके अनुभवों पर आधारित होता है। मतलब वो जो भी लेखन कार्य करते हैं वह उनके एक्सपीरियंस पर या फिर तजुर्बे पर डिपेंड होता है। उनकी जो भी रचनाएं हैं वे रेगुलर बेसिस पे यानी नियमित रूप से पत्र यानी न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं यानी मैगजीन में छपकर आती है। यात्रा वृत्तांत उनकी फेवरेट विधा है। मतलब जो लिखने का तरीका है उसमें उनको ज़्यादातर जो यात्रा वर्णन है वो लिखना बहुत पसंद है। यात्रा वर्णन के साथ साथ उन्होंने कई व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। ललित निबंध की एक विशेष शैली है जिसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब जो ललित है यह भी निबंध लिखने का एक तरीका है, लेकिन इस तरीके में लेखक इस बात का ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो जो भी लिख रहे हैं वो लोगों के हृदय को स्पर्श करें। यहाँ लेखक द्वारा की गई कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे आनंद का उद्गम अमरकंटक, यह उनके द्वारा लिखा गया ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, यह उनके द्वारा लिखा गया व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोई बंतूर में कुछ दिन, यह उनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा का वर्णन है। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। तो लेखक यह कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति गोवा का नाम सुनता है तो उसके मन में वहाँ जाने की लहर दौड़ उठती है, और दौड़े भी क्यों ना। गोवा ऐसी जगह ही है कि गोवा का नाम सुनते लोगों के मन में वहाँ जाने की इच्छा उमड़ उठती है। आप सभी लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वहाँ जाना चाहते होंगे, और जाना भी चाहिए क्योंकि वहाँ की जो प्रकृति यानी नेचर है, आबो हवा मतलब क्लाइमेट, और जीवन शैली यानी वहाँ पर रहने का तरीका, यह अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। मतलब हर कोई उस तरीके से उस पर्यावरण में वहाँ के क्लाइमेट में रहना चाहता है, और मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो जीवन शैली है वो ऐसी है कि लोग अपने आप गोवा को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो लाइफ में एक ना एक बार तो गोवा जाने की इच्छा रखते ही हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे सालू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो लेखक ये बता रहे हैं कि जो गोवा है, अगर आप उसकी लोकेशन देखोगे तो वो एकदम किनारे पे महाराष्ट्र के नीचे एक छोटे से हिस्से में है, और इतने किनारे पे होने के बाद और बहुत ही छोटा राज्य होने के बाद भी वह
पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से हर एक व्यक्ति के मन में बसा हुआ है और हर एक व्यक्ति के दिल की धड़कन है। इसीलिए जो लेखक है वह भी एक बार इंदौर से गोवा अपने पूरे परिवार के साथ जा पहुँचे। जब वह वहाँ जा रहे थे तो खंडवा से उनके साड़ू मतलब उनकी वाइफ के जो जीजा हैं वो और उनका परिवार, वह सब भी उनके साथ शामिल हो लिए और वह सभी एक साथ गोवा घूमने जा पहुँचे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। लेखक ने गोवा एक्सप्रेस नाम के ट्रेन की टिकट की हुई थी और उस ट्रेन ने 23 नवंबर को लेखक को मडगांव छोड़ दिया। जब लेखक मडगांव पहुँचे तो सुबह का उजास हो गया था। उजास का मतलब होता है रोशनी। तो जब लेखक मडगांव पहुँचे तो वहाँ पर रोशनी छा गई थी, सुबह हो चुकी थी। और एक टैक्सी के हॉर्न से, मतलब एक टैक्सी वाला था जो हॉर्न बजा रहा था और उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर लेखक का ध्यान उस टैक्सी की ओर गया और उनका पूरा परिवार सब फटाफट उस टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जब वह टैक्सी सड़क पर चल रही थी तो उसके कारण बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उस हवा के झोंकों से लेखक का मन बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया और इंदौर से लेकर मडगांव तक का जो उनका थकान था वो पल भर में ही मिट गया। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। लेखक जब टैक्सी में बैठे बैठे ठंडी हवा के झोंके ले रहे थे तो उसी टाइम उनके मन में विचार आता है कि जो पर्यटन है, जो घूमना फिरना है, वह भी आनंद महसूस करने का, अपने आप को खुश रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और यह तरीका हम तब अपनाते हैं जब हम जीवन के जो डेली रूटीन है उससे पूरी तरीके से थक गए रहते हैं और उन सारी समस्याओं का सामना करने से हमें छुटकारा पाना होता है। उस समय हम पर्यटन को अपनाते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। और घूमने जाने के लिए हम जहाँ रहते हैं वही नहीं, बल्कि उससे कुछ अलग माहौल में जाते हैं, कुछ अलग बदले हुए वातावरण में जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारा जो शरीर है उसको विश्राम भी मिल जाता है और हमारा जो मन है वो आनंद से भर उठता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्वीट में चले गए। कुछ देर बाद लेखक जिस टैक्सी में बैठे हुए थे वह टैक्सी मडगांव जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक कस्बा स्थित था बेनालियम, वहाँ के एक रिसोर्ट पर आके रुक गई। और बेनालियम का जो रिसोर्ट है वह लेखक ने पहले से ही बुक करके रखा था, इसीलिए वहाँ पर औपचारिक खाना पूर्ति मतलब फॉर्मल तरीके से वहाँ पर खाना पीना हुआ और उसके बाद सभी लोग आराम करने की दृष्टि से अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला।
इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरी तिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। लेखक बताते हैं कि गोवा राज्य 2 भागों में बांटा गया है। कुछ भाग जो दक्षिण में स्थित है उसे दक्षिणी गोवा जिला कहते हैं, और कुछ भाग जो उत्तर दिशा में स्थित है उसे उत्तर गोवा जिला कहते हैं। इनकी राजधानी पणजी है, और पणजी यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी यह काफ़ी बड़ी नदी है और इस नदी में पानी साल भर रहता ही है। लेकिन जो गोवा यह राज्य है वह समुद्री इलाके में होने के कारण वहाँ का जो मौसम है उसमें प्राय उमस का मतलब होता है कि जब हमें हवा बंद होने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ऐसा मौसम हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो हवा है उस हवा में नमी भी हमेशा बनी रहती है। गोवा में उमस तथा हवा में नमी होने के कारण शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन यह जो चिपचिपाहट है वह मुंबई की अपेक्षा गोवा में काफ़ी कम है। देखो, जो भी समुद्री इलाका होता है ना, वहाँ पे ऐसा ही मौसम हमें देखने के लिए मिलता है। हम अगर किसी भी समुद्री किनारे पर जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो चिपचिपाने लगता है, लेकिन कहीं पर यह ज़्यादा होता है और कहीं पर यह कम होता है। तो मुंबई का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चिपचिपाहट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन गोवा में ये चिपचिपाहट काफ़ी कम मात्रा में होती है। और इसका रीज़न यह है कि गोवा का जो क्षेत्र है वह हरी तिमा से भरा पूरा है। हरी तिमा का मतलब होता है हरियाली। तो गोवा यह जो है वो हरियाली से भी भरा पूरा है, और यही कारण है कि वहाँ पर ये जो चिपचिपाहट है वो हमें मुंबई की अपेक्षा काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। और रही धूप की बात, तो धूप तो हमेशा हमें परेशान करता ही है, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन धूप से हमें परेशानी होनी ही है, क्योंकि वह तो तीखी होती ही है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। लेखक कह रहे हैं कि जो गोवा है वह वहाँ के जो रेतीले तट है सफ़ेद रंग के, उनके लिए, उनकी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है। उसके साथ साथ वहाँ पर महंगे होटल और जो वहाँ के रहने का तौर तरीका है उसके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ही। लेकिन इतना वेस्टर्न कल्चर अपनाने के बाद भी जो गोवा शहर है, गोवा राज्य है, वह अपने सांस्कृतिक विरासत को कभी भी छोड़ता नहीं है, उसे अपने साथ लेकर चलता है। यह गोवा की एक बहुत ही खास विशेषता है। यहाँ की शाम बड़ी ही अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। गोवा की शाम बहुत ही अच्छी होती है, और उस आनंद को महसूस करने के लिए लेखक भी बेनालियम बीच की ओर चले, और उनका कहना है कि इस पाठ के माध्यम से वे हमें भी वहाँ के शाम का आनंद लेने का मौका दे रहे हैं। तो हम भी इस लेसन को पढ़ते हुए बेनालियम के खूबसूरत बीच और शांत जगह पर बिताए समय का आनंद लें। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि वह पूरे दिन थक चुके थे और गर्मी से भी परेशान हो गए थे।
लेकिन यह सोचकर कि वो बीच पे जा रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उनके रिसॉर्ट से जिस बीच पर वो जा रहे थे उसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर की ही थी और वो बहुत ही जल्दी जल्दी चलकर जा रहे थे। लेकिन उनके अंदर बीच पर पहुंचने का उत्साह इतना ज़्यादा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो दूरी ख़त्म ही नहीं हो रही है। और अरब सागर को देखने की उनके मन में जो बेचैनी थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो कि किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। लेखक अरब सागर को देखने की बेचैनी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और अचानक से उनको लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। यह लहरों की आवाज़ उनको किसी रणभेदी की तरह लगती है। रणभेदी का मतलब होता है कि ऐसा वाद्य जो युद्ध के समय बजाया जाता है। आप लोगों ने कई बार टीवी पर ऐतिहासिक फिल्में या फिर सीरियल देखते समय नोटिस किया होगा कि जब युद्ध शुरू होने वाला रहता है तो उसके पहले बिगुल नाम का एक वाद्य बजाया जाता है और उसके बजते ही दोनों तरफ के जो योद्धा होते हैं वो युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ते हैं। सेम उसी प्रकार से जो लेखक है उन्होंने जैसे ही लहरों की आवाज़ सुनी वैसे ही वे समुद्र की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अब वह सड़क पर नहीं थे बल्कि रेत पर दौड़ रहे थे और इसी के कारण उनका जो पैर है वो बार बार रेत में धंस जा रहा था। लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे बल्कि पूरी ताकत के साथ समुद्र की ओर भाग रहे थे। और जैसे ही उन्होंने समुद्र को देखा वो उससे जाकर लिपट गए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। समुद्र पर पहुंचने के बाद कोई रेत के साथ न खेले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका उदाहरण बच्चों ने दिया जो वहां पहुंचते ही रेत का घर बनाने में लग गए। पर हर बार उनका घर लहरें गिरा देती। लेकिन बच्चे हार मानने वालों में से कहाँ। अगली बार लहर आने के पहले वो दूसरा घर बनाने में लग जाते और यह कार्यक्रम कंटिन्यू चल ही रहा था। और इसी कार्यक्रम को देखने के बाद लेखक ने बच्चों से सीखा कि हमें अपने जीवन की किसी भी परेशानी या मुसीबत से कभी भी डरना या फिर हारना नहीं चाहिए, फिर वह मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हमारा जीवन हमेशा आशावाद से भरा होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पा सकें और हमारे जीवन के लिए कुछ भी असंभव ना हो। जब शाम ज़्यादा गहरी होने लगी तो सभी किनारे पर बैठ गए। लेखक कहते हैं कि समुद्र की हर एक लहर उनको संदेश दे रही थी कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। और इस बात को हम बहुत सारे उदाहरणों से समझ भी सकते हैं। हमारे आसपास हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो उसका मिटना भी निश्चित ही है। जैसे कि अगर कोई भी जन्म ले रहा है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मान लो बाज़ार में कोई भी नया प्रोडक्ट बनकर आता है तो कुछ समय के बाद उसकी जो वैल्यू है या तो वो ख़त्म हो जाती है या तो वो कम हो जाती है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अपने आसपास देखने के लिए मिलते हैं जो इस बात की सत्यता को सिद्ध करते हैं। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला।
लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर ही बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र साय और भयावह दिखने लगा। लेखक कहते हैं कि बीच पर उनको एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारा देखने के लिए मिला। वहाँ पर लहरों की आवाज़ की मधुरता की तो बात ही बहुत ही निराली थी। मतलब जो लहर है उनकी आवाज़ तो हम सभी को बहुत ही प्रिय होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर कई पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी सुनाई देती थी, और वह पक्षियों की आवाज़ इतनी सुंदर या सुरीली थी, प्यारी थी कि लोगों का मन अपने आप उनकी ओर खींचा चला जाता था। ये जो पक्षी थे वो वहाँ पर लहरों के साथ जो मछलियाँ आती थी, उन मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर घूमते फिरते रहते थे। कभी कभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से वो जो पक्षी है वो सीधी दिशा में उड़ नहीं पाते थे और थक कर आराम करने के लिए किनारे पर बैठ जाती थी। बीच पर मौजूद कुत्ते इसी बात का इंतज़ार करते रहते थे कि कब पक्षी जो है वो आराम करने के लिए बैठेंगी और उन मछलियों का शिकार करने का मौका उनको मिलेगा, ताकि वे भी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भर सके। लेकिन उनको सफलता बहुत ही कम मिल पाती थी। पर जो भी हो, इस प्रकार से बीच पर पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना वहाँ पर घूमने आए हुए लोगों का बहुत ही अच्छा मनोरंजन करते हैं। यह दृश्य देखते देखते सूरज डूब चुके थे और चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैल गई थी। अब समुद्र का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से अब समुद्र डरावना और भयावह दिखने लगा था। इस लेसन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।